हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर इसके हिंदी में वाक्य बनाना मैंने आपको सिखाया था। उसकी वाक्य रचना हिंदी में किस तरह होती है, किस तरह से आपको पहचानना है, वो मैं सिखा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम उन टेंसों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में उसकी फॉर्मूला क्या है वो पढ़ना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि कोई भी वाक्य है उसको 4 प्रकार से बना सकते हो आप: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भी वाक्य रचना दी है वो चारों प्रकार से दी हुई है मैंने। तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। उसके साथ वर्ब आएगा, मैंने वन लिखा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही लिखना है। और फिर लिखा है एस ई एस या तो फिर आई ई एस, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस ई एस या तो फिर आई ई एस हमको लगाना होगा। उसके नियम मैंने आगे बताए हुए हैं। और फिर लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार जब आप वाक्य को नेगेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया पर डू या तो फिर डज लगाया जाता है। डू जो है वो बहुवचन के साथ आता है और डज जो है वो एकवचन सब्जेक्ट के साथ आता है। फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है और V1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप पॉजिटिव वाक्य बना रहे हैं तब उसमें एस ई एस या तो आई एस लगाएंगे, बट जब आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसमें से V1 रखना है, उसमें एस ई एस या आई एस ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो ये प्रश्नार्थ वाक्य है, इसलिए उसमें डू या डज जो है वो आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वैसा ही डू डज लिख देना है, नेगेटिव है इसलिए नॉट डू डज के बाद ही लगाना है। फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमारी जो वाक्य रचना है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब जैसे मैंने कहा था एस या ई एस लगेगा वर्ब में, तो इसके जो नियम है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कर्ता एक वचन हो तो एक वचन कर्ता में इंग्लिश के कौन कौन से कर्ता आएंगे, तो ही, शी, इट या तो फिर कोई एक व्यक्ति का नाम हो तब उसे एक वचन कर्ता कहा जाएगा। तब जब कर्ता इनमें से कोई हो तब हमें वर्ब में या तो ई एस या तो एस या तो आई ई एस, ये तीनों में से कोई ना कोई शब्द हमको वर्ब के पीछे लगाने पड़ेंगे। तो इसके नियम क्या है, तो सबसे पहले ई एस का नियम देख लेते हैं। तो यदि वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, ओ इसके जैसे शब्द हों तो हमें वर्ब के अंत में ई एस लगाना है। फिर एस का नियम क्या, वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, ओ ना हो तब, यानी ई एस लगाने के लिए हमारे पास जो ऊपर का नियम है, अगर वर्ब के अंत में ये सारे शब्द ना हो तब हम वहाँ पर एस लगा सकते हैं। और दूसरा कब लगाएंगे, वर्ब के अंत में वोवेल, वोवेल अर्थात स्वर होता है। तो स्वर जैसे आप सभी लोगों को पता होगा ए ई आई ओ यू, यानी वर्ब के जो अंत में ए ई आई ओ यू हो, यानी ये स्वर में से कोई एक शब्द हो और उसके बाद वाई लगा हो, यानी जैसे लिखा हो बाय, बी यू वाई, तो बाय लिखा है तो बाय का जो अंतिम शब्द है वो वाई है, पर वाई के तुरंत पहले क्या दिया है, यू। तो यू जो है हमारे लिए वो वोवेल का काम कर रहा है, वो स्वर है हमारे लिए। तब उसके पहले उसके बाद में हम एस लगाएंगे, यानी वो बाय का बायज हो जाएगा, बी यू वाई एस। फिर इसी प्रकार है तीसरा नियम आई ई एस का। तो आई ई एस कब लगाना है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, स्वर ना हो, यानी ए ई आई ओ यू ये पांचों को छोड़कर ए बी सी डी का कोई भी अक्षर उसमें दिया हो और पीछे वाई लगा हो, तब हमें वाई को हटा देना है और उसके पीछे हमें आई ई एस लगा देना है। तो ये थे हमारे एक वचन कर्ता के नियम जो हमें वर्ब के टाइम पर ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, स्वर हो और वाई हो तो एस लगा देना है, कॉन्सोनेंट हो और वाई हो तो वाई हटा के और आई एस लगा देना है। ई एस कब लगाना है, तो उसके लिए जो शब्द दिए हैं वो याद रखिए, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, ओ। ठीक है,
इतने शब्द दिए हों तब हमको ES लगा देना है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुवचन कर्ता दिया है। बहुवचन कर्ता है हमारे पास आई, वी, दे, यू या तो फिर दो नाम। ये बहुवचन कर्ता अगर आपको वाक्य में दिए हों तब हमें वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, अर्थात V1 का V1 ही रहेगा, उसके पीछे ना तो S लगेगा, ना तो ES लगेगा, ना तो IES लगेगा। अर्थात जो ES, S और IES का जो नियम है वो सिर्फ एक वचन कर्ता के साथ ही लागू होगा, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं आएगा। फिर जैसे मैंने लिखा है कि एक वचन हो तब डज लगाना है और बहुवचन हो तब डू लगाना है। अब देख लेते हैं उदाहरण। मैं नियमों का पालन करती हूँ। तो जैसे मैंने हिंदी में वाक्य समझाए थे तभी भी कहा था कि वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको पहचानना है। हमारी वाक्य रचना क्या है, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब में S, ES या IS हमको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो इंग्लिश में जो ये वाक्य बन रहा है उसमें तीन चीज़ें ही मुख्य हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको हिंदी में जो आपने वाक्य बनाया है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वाक्य से पूछिए कौन सी क्रिया हो रही है, तो पालन करने की। तो पालन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्ब। कौन पालन कर रहा है, करता है, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। किसका पालन करते हैं, तो नियमों का। तो नियम क्या हो गए हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता चलेंगी तो आप उसको फॉर्मूला में रख पाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो था वो था मेरा मैं, तो मैं का हिंदी होता है आई। फिर मुझे चाहिए वर्ब, तो वर्ब मेरा पालन करना है, तो पालन करने का इंग्लिश होता है अबाइड, तो मैंने अबाइड लिख दिया है। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा नियम, तो नियमों है यानी बहुवचन है इसलिए मैंने रूल्स लिखा है। अब जैसे मैंने कहा था वर्ब के साथ ऐसे IS आएगा, पर यहाँ पर देख सकते हैं आई है, तो आई ऐसे तो एक वचन है लेकिन उसे बहुवचन में गिना जाता है, इसीलिए उसमें S, ES या IS कुछ भी नहीं आया है। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव वाक्य ये बन गया है। अब इसी वाक्य को यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो आई, अब एक बहुवचन है आई तो उसके साथ डू लगेगा। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, तो आई डू नॉट अबाइड रूल्स। फिर इसी का इंट्रोगेटिव पॉजिटिव करना है तो डू आगे ले लीजिए और सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए, बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। तो डू आई अबाइड रूल्स और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट आई अबाइड रूल्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके चारों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। अब दूसरा नियम देखते हैं। वह मुझे गाली देता है। तो वाक्य से पूछिए क्या क्रिया हो रही है, तो गाली देने की। तो गाली देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्ब। अब कौन गाली दे रहा है, तो वहाँ, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसे गाली दे रहा है, तो मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो वहाँ जो है हमारे लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वाक्य पढ़ के लग रहा है कि ये वाक्य जो है वो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ही लगाया है। अगर गाली देती है लिखा होता तो वो लड़की की बात होती तो हम शी लिखते, तो यहाँ पे ही लिख दिया। अब क्रिया है गाली देना, तो गाली देना को इंग्लिश में अब्यूज़ बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा ही है, मतलब वो एक वचन है, तो इसीलिए हमने उसके पीछे एस लगाया है। अब्यूज़ का स्पेलिंग ABUSE है, ठीक है। अब जो मैंने नियम पढ़ाए थे एस और ES लगाने के, तो ES में जो शब्द हमको कहे गए थे वो इसमें नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है। और ऑब्जेक्ट हमारा है मुझे, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा मी, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही, और ही एक वचन है इसलिए हमने डज़ नॉट लगाया है, और डज़ नॉट लगाया है इसलिए अब्यूज़ में से एस निकल गया है, ये ध्यान रखना है। फिर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डज़ आगे ले लेना है, डज़ ही अब्यूज़ मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज़, उसके बाद तुरंत नॉट लगेगा, ही अब्यूज़ मी। देखिए आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तभी भी डज़ के तुरंत बाद नॉट लगेगा, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो भी डज़ के तुरंत बाद नॉट लगेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे का उदाहरण, वह मेरी प्रशंसा करती है। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो है प्रशंसा करने की। कौन करती है, तो वह। किसकी प्रशंसा करती है, तो मेरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाक्य है वो किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं, इसलिए हमने शी लगाया है। प्रशंसा करने का इंग्लिश होता है एडमायर। एडमायर का स्पेलिंग है ADMIRE।
अब यहाँ पर मैंने उसके पीछे एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जो शी है वो एक वचन है और मेरी का इंग्लिश हो गया मी। नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट एडमायर मी। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में जाएंगे तो डज आगे ले लेंगे, शी सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। डज शी एडमायर मी, यहाँ पर एस जो लगाया है वो यहाँ से निकल जाएगा एक्स्ट्रा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज नॉट शी एडमायर मी। अगला उदाहरण, नेहा प्रश्न पूछती है। तो नेहा जो है हमारे लिए सब्जेक्ट हो गई, पूछना वो क्रिया है और प्रश्न जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो नेहा का नेहा रखेंगे, क्रिया क्या हो रही है? पूछने की, तो पूछने को आस्क कहते हैं, पर नेहा एक वचन है इसलिए हम आस्क के पीछे एस लगाएंगे। नेहा आस्क्स प्रश्न को क्वेश्चन, तो नेहा आस्क क्वेश्चन। नेहा डज नॉट आस्क क्वेश्चन, नेहा एक वचन है इसलिए डज नॉट लगाया है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डज नेहा आस्क क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज नॉट नेहा आस्क क्वेश्चन। अगला उदाहरण है, अब हम नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो हम जो है हमारे लिए सब्जेक्ट है, आवेदन करना हमारे लिए क्रिया है और नौकरी के लिए, नौकरी जो है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो हम जो है उसका इंग्लिश हो जाएगा वी। आवेदन करना जो है क्रिया है उसका इंग्लिश होता है अप्लाई। वी अप्लाई, के लिए का मतलब होता है फॉर और नौकरी के लिए हम लिखेंगे जॉब। तो वी अप्लाई फॉर अ जॉब। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने अप्लाई के पीछे एस ई एस या आई एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो वी है, वी का मतलब बहुवचन है, वो हम है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में एस ई एस या आई एस नहीं लगता है। तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब कर्ता एक वचन हो तभी आपको एस ई एस या आई एस के बारे में सोचना है। उसका नेगेटिव करेंगे तो वी बहुवचन है इसलिए हमने डू लगाया, फिर नॉट लगा दिया। वी डू नॉट अप्लाई फॉर अ जॉब। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डू वी अप्लाई फॉर अ जॉब। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू वी नॉट अप्लाई फॉर अ जॉब। इस प्रकार हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल थे इंग्लिश के वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप दूसरे वर्ब फॉर्म्स का यूज़ करके इन वाक्यों को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care everyone. Bye bye.